नमस्कार। न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो देश की सियासत में एक तरफ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी तरफ गुजरात चुनाव के कारण खूब हलचल मची हुई है। आज ये हलचल थोड़ी थमी हुई है क्योंकि गुजरात में कल पहले चरण का मतदान है और उसके पहले चुनाव प्रचार थमा हुआ है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा में भी आज का दिन जो है वो आराम का दिन है, विश्राम का दिन है और इसलिए वहाँ भी हलचल थमी हुई है। यात्रा इस समय आप जानते हैं कि महाकाल की नगरी उज्जैन में है, जहां कल राहुल गांधी ने महाकाल के दर्शन के बाद एक सभा को संबोधित किया था। राहुल गांधी के भाषण में बीजेपी सरकार की जमकर खिंचाई हुई थी। नोटबंदी, जीएसटी, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, मजदूरों का उत्पीड़न, मीडिया पर लगाम, ऐसे तमाम मसले पर राहुल गांधी ने बीजेपी को आईना दिखाया था। आइए जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी ने कल क्या कुछ कहा था महाकाल की नगरी में। और इसलिए भी क्योंकि मध्य प्रदेश की इस यात्रा को, जो भारत जोड़ो यात्रा है, जो जिसका अभी पड़ाव मध्य प्रदेश है, उस मध्य प्रदेश की यात्रा को राहुल गांधी नंबर 1 बता रहे हैं। और यहाँ अलग अलग 3 सभाएं राहुल गांधी ने की हैं। पहली सभा महू में 26 तारीख को संविधान दिवस के दिन, और उसके बाद दूसरी सभा इंदौर में और तीसरी सभा कल उज्जैन में। और तीनों सभाओं में राहुल गांधी का भाषण, 3 अलग अलग भाषण, लेकिन जो राहुल गांधी का अग्रेशन था, राहुल गांधी जिस अंदाज में भाषण दे रहे थे, वो अपने आप में तारीफ काबिल है। जरा सुन लेते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। एक छोटा सा नमूना, एक छोटी सी बाइट। गीता में लिखा है कि तपस्या करनी चाहिए, तपस्या करनी चाहिए और फल नहीं देखना चाहिए। मगर हिंदुस्तान की सरकार का काम, जो तपस्या करता है उनको फल देने का है, और कोई काम ही नहीं है इस सरकार का। मैंने किसानों की बात की, सिर्फ वो तपस्या नहीं करते। चलिए युवाओं की बात करते हैं। इन्हीं सड़कों पे हर रोज युवाओं से मिलता हूं। तपस्या किए हैं, पढ़ाई की है, स्कूल गए, बदमाशी की तो मार भी पिटी है, 2-3 थप्पड़ भी लगे हैं। बच्चे हैं, तपस्या की है। एग्जाम लेते हैं, तपस्या करने के बाद पता लगता है व्यापम स्कैम हो गया। तपस्वियों से चोरी हो गई, छोटे छोटे तपस्वियों से स्टेट की सरकार चोरी करती है, उनका भविष्य खत्म कर दिया। आज बच्चों ने मुझे कहा इंजीनियर बनना चाहते हैं। क्या तपस्या की? पढ़ाई की, इंजीनियरिंग डिग्री ली। अच्छा, सिर्फ आपकी तपस्या थी? नहीं नहीं नहीं, मेरे पिता किसान हैं, उन्होंने भी तपस्या की। मेरी मां रोज खाना पकाती है, उनकी भी तपस्या है। मेरी दादी भी मदद करती है, उनकी भी तपस्या है। अच्छा, डिग्री मिली तो क्या हुआ? चुप हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, क्योंकि इस देश में तपस्या का फल नहीं मिल सकता। बेटा बताओ क्या करते हो? मजदूरी करता हूं मैं, मेरे तपस्या का फल मजदूरी मध्य प्रदेश की सरकार ने, हिंदुस्तान की सरकार ने दिया। नहीं, पकोड़े भी नहीं होते भैया, आजकल पकोड़े भी नहीं चल रहे, तो कहने की बात थी।
तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी को। अलग अलग मसले पे, अलग अलग मुद्दों पर राहुल गांधी अपनी बात यहाँ रख रहे हैं उज्जैन में। और देखिए भीड़ कितनी थी, आप सब इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। 7 सितंबर से राहुल गांधी लगातार चल रहे हैं और अब तक 2000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र उन्होंने तय कर लिया है। और इस यात्रा में लोग ये महसूस कर रहे हैं कि पहले की तुलना में राहुल गांधी में काफ़ी बदलाव आ गया है। अब उनके भाषणों की धार और पैनी हो गई है। लोगों से वो सहजता से मिल रहे हैं और मीडिया से लगातार बात कर रहे हैं, मीडिया पर हमला भी कर रहे हैं, मीडिया को मीडिया के मित्रों कह के संबोधित भी कर रहे हैं। राहुल गांधी की इस मेहनत का ही नतीजा है कि लोग अब कांग्रेस में फिर से दिलचस्पी लेते हुए दिख रहे हैं। आम जनता तो राहुल गांधी की मुरीद हो ही गई है। और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि राजनेता को मेहनती होना चाहिए और जब कोई पूरी मेहनत करता है तो ये अच्छा है। दरअसल अमित शाह ने पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में पूछा गया कि भारत जोड़ो यात्रा पर आपका क्या कहना है। उस सवाल के जवाब में भारत जोड़ो यात्रा और खासकर राहुल गांधी पर पूछे गए सवाल पर अमित शाह ने कहा है कि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि राजनेता को मेहनती होना चाहिए और जब कोई पूरी मेहनत करता है तो ये अच्छा है। लेकिन राजनीति में, ये देखिए, ये बयान आपके सामने स्क्रीन पर है, लेकिन राजनीति में केवल लगातार किए जाने वाले प्रयासों का ही परिणाम देखने को मिलता है। इसीलिए इंतजार कीजिए और देखते जाइए, ये कह रहे हैं अमित शाह। और ये टिप्पणी है भारत जोड़ो यात्रा में निकले राहुल गांधी के ऊपर। क्या माना जाए इसे, ये आपके सामने छोड़ रहा हूँ ये सवाल कि इस जवाब को लेकर के जो जवाब दिया है अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री ने, उसको क्या माना जाए। ऐसे तारीफ करते हुए कई नेता दिखाई दिए। इसी इंदौर में जब यात्रा पहुंचने वाली थी, मध्य प्रदेश में जब यात्रा पहुंचने वाली थी, उससे पहले पूर्व लोकसभा अध्यक्ष आप जानते हैं सुमित्रा महाजन, उन्होंने तारीफ की थी। कांग्रेस से बीजेपी में गए सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी तारीफ की थी। ऐसे तारीफ कई लोग कर चुके हैं, लेकिन तारीफ कुछ लोग इस ढंग से भी करते हैं कि पद यात्रा पद के लिए है। यह तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है और एक तारीफ इधर गृह मंत्री अमित शाह भी कर रहे हैं। तो ये आपको सोचना है, हमको सोचना है, हम सबको सोचना है कि कौन किस ढंग से, किस अंदाज में तारीफ कर रहा है। उसकी बात हम करेंगे। पदयात्रा की बात तो कर ही रहे हैं लगातार, लेकिन आप जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अब तक बीजेपी के नेताओं की तरफ से तंज भी सुनने को मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा को पद के लिए यात्रा करार दिया था, कुछ नेताओं ने इसे प्रचार की यात्रा बताया था, किसी ने इसकी नीयत पर सवाल उठाए थे और किसी ने राहुल गांधी की काबिलियत पर संदेह जतलाया था। ऐसे में ये आश्चर्य की बात है कि अमित शाह ने राजनीति में निरंतर प्रयासों से सफलता मिलने की बात कही है। ये वही अमित शाह हैं जो पहले बीजेपी की हर जीत को कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़ते कदम बताते थे कि एक कदम और हम बढ़ गए हैं इस देश से कांग्रेस मुक्त भारत करने में। लेकिन अब अमित शाह ये मान रहे हैं कि गुजरात में जो कांग्रेस ही मुख्य विपक्षी पार्टी है, और न सिर्फ गुजरात में बल्कि देश में। आपको बता दूं कि इस बार गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने का दावा कर रही है, मगर अमित शाह का कहना है कि आम आदमी पार्टी खाता भी नहीं खोल पाएगी, यानी बीजेपी का मुकाबला सीधे कांग्रेस से होगा। वैसे कांग्रेस ने इस बार काफी अलग ढंग की तैयारियां की हैं। जिस तरह मल्लिकार्जुन खड़गे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहे हैं, उससे बीजेपी की कमजोर हालत का पता चलता है, क्योंकि बीजेपी मुद्दों पर बात करने की जगह सहानुभूति वोट बटोरने में लगी हुई है। बीजेपी को सहानुभूति वोट दिलाने के लिए अब उसके नेता जो हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे की रावण वाली टिप्पणी के साथ साथ पिछले चुनावों में दिए गए तमाम बयानों की याद भी दिला रहे हैं। और नेता तो छोड़िए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ही सांस में, आप याद कीजिए कि एक औकात वाली बात पर कितने सारे शब्द पुराने लेकर के वो आ गए थे, जिसमें गंदी नाली का कीड़ा, उसके अलावा मौत का सौदागर, तो उसके अलावा नीच, ऐसे तमाम शब्द वो लेकर के आ गए थे और उन्होंने कई बार उसका रोना रोया था। तो क्या अब एक रावण वाला जो शब्द आया है, तो रावण की जगह पे शूर्पणखा की बात भी हो रही है, कांग्रेस की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। अब बहुत सारे शब्द, बहुत सारी बातें। यही है कि जब आपका घर शीशे का हो तो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं मारते हैं, ये कहा जाता है।
हमारे देश में, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अगर कहें तो एक सीख है लोगों के लिए, और ये सीख सबको और खासकर बीजेपी को तो बिल्कुल ही इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने कई भाषण आज सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, जिसमें उन्होंने क्या क्या नहीं कहे थे वो सारी बातें आ रही हैं। खैर, तो पिछले चुनावों में दिए गए बयानों की याद तो दिलाई जा ही रही है, साथ भी ये दावा भी किया जा रहा है कि जैसे पहले जनता ने बीजेपी का साथ दिया था वैसे ही इस बार भी देगी और गुजरात में बीजेपी की सरकार बनेगी। अब जनता बीजेपी को जिताती है या कांग्रेस को, ये तो 8 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन एक तथ्य पर ध्यान देना जरूरी है। जब बात जो है वो शब्दों की मर्यादा की आती है, तो एक तथ्य है जो आपके सामने रखना चाहता हूं बहुत ईमानदारी के साथ। देखिए, 2007 में सोनिया गांधी की टिप्पणी मौत का सौदागर, उस टिप्पणी के बाद जो रिजल्ट आया था, सरकार बीजेपी की बनी थी, लेकिन 2002 में बीजेपी को गोधरा के बाद, गोधरा में जो कुछ हुआ उसके बाद 127 सीटें 2002 में आई थी बीजेपी को, और 2007 के चुनाव में 117 सीटें आईं, 10 सीटें कम हो गईं। मौत का सौदागर वाली टिप्पणी के बाद 10 सीटें कम होती हैं, इधर ध्यान भी देने की जरूरत है। और दूसरी बात, 2007 में नीच वाली टिप्पणी आई थी मणिशंकर अय्यर की, और मणिशंकर अय्यर के उस बयान के बाद 2017 में आपको तो पता ही है कि 99 के चक्कर में फंस गई थी बीजेपी। तो इसको जो अभी तक कहा जाता है कि सीटें बढ़ जाती हैं, बीजेपी की सरकार बन जाती है, ऐसे बयान से जिसका रोना रो करके बीजेपी उसका सिंपैथी वोट यानी सहानुभूति वोट बटोरने की जो कोशिश करती है, क्या उसमें वो सफल हो पाती है? 99 के बाद अब ये, यानी 2017 में 99 सीटें पाने के बाद अब ये 2022 है, और यहां पर औकात से लेकर रावण तक की बात हो रही है। क्या 99 से सीटें कम होंगी या बढ़ेंगी? ये देखना होगा, ये दिलचस्प होगा देखना। हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं जो इस पर अपनी बात रखेंगे। यानी बीजेपी की सीटें हर चुनाव में पहले से कम हुई हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करेंगे और इस बार क्या होगा बीजेपी का हाल, ये समझने की हम कोशिश करते हैं। और क्या भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से बीजेपी को मिलेगी मात? क्या कांग्रेस का प्रदर्शन इस बार चौंकाने वाला होगा? क्या अमित शाह भी मान रहे हैं कि राहुल गांधी की मेहनत से आएंगे कांग्रेस के अच्छे दिन? और साथ साथ क्या बीजेपी को अब राहुल गांधी से लगने लगा है डर? इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आइए आप